स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर फिटनेस में। आज हम लोग बात करेंगे एसएसडी को सर्वर में कैसे डाला जाता है। तो आइए समझते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप NVMe M.2 SATA SSD देखते हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर आ रहा है लैपटॉप के कारण, डेस्कटॉप में भी आ गया। तो इसके कारण से होने ये लगा कि इस फॉर्म फैक्टर पे काफ़ी लोग मेहनत किए, प्रोटोकॉल डेवलप किए। NVMe प्रोटोकॉल M.2 ये फिजिकल चीज़ है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो NVMe है। तो उसके कारण ये हो गया कि ये सब लोग अब मतलब सर्वर में भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है, बहुत अच्छा। मतलब ये समझिए PCI होता है, तो लेटेंसी भी बहुत कम होती है, तो सब लोग चाहते हैं। लेकिन बात ये हॉट स्वैपेबल नहीं, यानी कि जितने लोग सर्वर चलाते हैं उनको आदत क्या है, हार्ड डिस्क पूरा टुक निकाले लगा दिए, सर्वर चलता रहेगा। इसे आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कोई स्लॉट बना भी देते कि किसी तरह से आप इसको खोज के निकाल दें, शॉर्ट सर्किट मार जाएगा। बना नहीं है उस हिसाब से कि आप इसको हॉट स्वैप करते हैं, कंप्यूटर बंद करके आपको करना पड़ेगा। सर्वर्स बंद नहीं होते जब तक ख़राब नहीं होते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि लार्ज स्केल में ये नहीं चलेगा। प्रोटोकॉल चाहिए, इसका परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन ये फॉर्म फैक्टर नहीं चाहिए। और फिर ये समझिए कि आजकल के जो मतलब M.2 शुरू में आया था तो बहुत गर्म नहीं होता था, लेकिन अभी वाले में आप देखते होंगे हीट सिंक का साइज बढ़ते बढ़ते जा रहा है। मतलब हीट पाइप लगाया जा रहा है ये सब में, क्योंकि जैसे PCI 4.0 का एक्चुअल यूज़ करने वाला सिस्टम हो गया, वो बम बम एनर्जी खाता है, बम बम गर्म भी हो जाता है। तो इसीलिए ये सब जो नॉर्मल सिस्टम है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आप इसे गर्मी को ठंडा कैसे रखेंगे। और फिर जब हम लोग को बहुत डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी का मतलब होता है कि समझिए कि सर्वर जो है, हर कंपनी खुद से बिल्डिंग बना के उसमें सर्वर नहीं करती। बहुत सारी कंपनी सर्वर स्पेस सेल करती है, यानी उन्होंने बिल्डिंग बनाया, वो बिजली का व्यवस्था करेंगे, UPS का करेंगे, जनरेटर का करेंगे और आपको सेल करेंगे। तो जनरली सब कंपनी यही करती है, खरीदती है। जैसे गूगल और अमेजॉन ये सब बहुत बड़े बड़े को छोड़ दीजिए, बाकी सब ऐसे ही खरीदती है। तो वो वहाँ पे जैसे आप घुसिएगा तो पता चलेगा, अरे सर्वर आप जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि सर्वर के लिए लाइसेंस खरीदने पड़ते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर के, और सब लाइसेंस मिलियंस ऑफ डॉलर जाता है। तो आप अगर दुगना दाम देके अगर अपना सर्वर का फुटप्रिंट आधा कर देते हैं, यानी कितने रैक्स लेते हैं, तो वो आपको प्रॉफिटेबल होगा। कितने प्रोसेसर के बेसिस पे गिना जाता है कहीं कहीं जगह पे। तो इसी कारण से डेंसिटी के पीछे काफ़ी डिमांड है, प्रॉफिटेबल भी है और इफिशिएंसी भी बढ़ाता है। और ये समझिए कि ये सब ऐसा चीज़ नहीं है जो हर कंपनी अलग से कुछ सॉल्व कर ले। जैसे कि मान लीजिए डेल बोलता है मैं अपना बना देता हूँ, HP बोलता है मैं अपना बना देता हूँ, ऐसे कुछ दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड ज़रूरी होता है। जैसे कि USB, क्यों USB है, क्योंकि सब कोई मानता है उसको, सिवाय एप्पल को छोड़ के। तो वही समझिए, अभी तक हम लोग सेटा और सैस इस्तेमाल कर रहे थे। सेटा इस्तेमाल होता है लो ग्रेड सर्वर में, क्योंकि सेटा उतना मतलब इंटरप्राइज नहीं बनाया। सैस है मतलब सेटा का बड़ा भाई, जो मतलब साइमल्टेनियस रीड एंड राइट कर सकता है, काफ़ी अच्छा डेटा थ्रूपुट है, डेटा रिडंडेंसी चेक है। लेकिन ये दोनों मतलब सेटा और सैस दोनों बहुत धीमा है फ्लैश स्टोरेज के लिए, यानी कि ये सब रो देते हैं 6 Gbps जाते जाते। और मतलब स्मॉल कई 600 Mbps कैपिटल बी में अगर बात करें तो 600 में रो देते हैं। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो बेस्ट केस आपको मिलता है 300-400 Mbps पर चलने वाला हार्ड ड्राइव। ये मैं इंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ। ये सब मुंह दिखाई खोलते हैं मतलब गीगाबाइट्स में। तो हिसाब वही समझिए कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये इंटरफेस जो है, यानी सेटा और सैस इंटरफेस बहुत स्लो हो गया है इसके लिए, फ्लैश मेमोरी के लिए। तो समस्या बहुत सीरियस हो गई। तो अब इन लोगों ने एक नया स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड का नाम है, भगवान जाने किसने बनाया, EDSFF, यानी कि एंटरप्राइज डेटा सेंटर स्मॉल फॉर्म फैक्टर। अब कुछ लोग स्मॉल की जगह ये बोलते हैं SSD फॉर्म फैक्टर, मेरे को स्मॉल ज़्यादा सेंस लगता है। खैर वही समझिए, ये एक नया स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड एक अम्ब्रेला टर्म है। जैसे कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ 3.5 इंच, आप समझ जाते हो 3.5 इंच क्या है। हार्ड डिस्क का एक फिक्स साइज है, ये वैसा नहीं है। जब आप किसी को बोले ना EDSFF, ये फिक्स नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे मैं आपको PCI Express बोलूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, क्योंकि PCI Express 1x हो सकता है, 4x हो सकता है, 8x हो सकता है, 16x हो सकता है, वैसे ही समझिए। तो यहाँ पे भी वही समझिए, ये PCI जैसा नाम हो गया। तो EDSFF जो है ये मतलब समझिए SSD को सर्वर में इंटीग्रेट करने के लिए, यानी सर्वर इन्वायरमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्म फैक्टर डेवलप किया गया है। इससे पहले एक और फॉर्मेट आया था जो आप लोग देखेंगे, U2 करके फॉर्मेट था। ये NVMe आपको मतलब हॉट स्वैपेबल करने, लेकिन वो समझिए एक हॉचपॉच सिस्टम था। जबरदस्ती का 2.5 इंच को लेकर होशार हंसई दीर्घई किया गया था। वो उतना ठीक है, Gen 1 के लिए अच्छा था, लेकिन लोगों को तुरंत समझ में आ गया उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक नया मतलब स्क्रैच से लेके सुत उठ के नया बनाया गया है। और इसमें बहुत सारी कंपनी साथ आई। मतलब ये ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, कंपनी आई। जैसे कि इंटेल ने सबसे पहले पहल किया, सुपर माइक्रो, वेस्टर्न डिजिटल और बहुत सारी और, सैमसंग, सब जोड़ ही दीजिए। तो रूल बनाए गए, मतलब एक समझिए स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड के रूल्स होते हैं कि ये सब रूल आप फॉलो करेंगे तभी आपका सेंस बनेगा। तो इनका रूल आया कि भैया 4x से स्टार्ट करते हैं, 4x, 8x, 16x, ये इनका बेस स्टैंडर्ड्स होगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 4x, ये हो गया आपका 8x, ये हो गया 16x। तो ऐसे जैसे मैंने बताया PCI Express, क्योंकि ये लोग NVMe इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि जो प्रोटोकॉल सेटा का बड़ा भाई है। और NVMe
PCI एक्सप्रेस का इस्तेमाल करता है तो वो PCI एक्सप्रेस के स्पीड लिमिट पर चलता है। PCI एक्सप्रेस गीगाबाइट्स पर सेकंड पर चल सकता है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। यानी कि जो सेटा और SAS का लिमिट था उससे कहीं गुना आगे चले गए। मतलब अब फ्लैश स्टोरेज जो है अपना सांस ले सकता है। और मैंने बताया था कि आप NVMe को निकाल नहीं सकते, मतलब हॉट स्वैप नहीं कर सकते। कारण ये है कि जैसे ये सब के लिए बनाया जा रहा है तो आप देखेंगे कि इसमें पावर पिन जो है लंबे हैं। पावर पिन का लंबा होना इसलिए रहता है कि पावर एनर्जाइज पहले हो जाए, फिर डेटा पिन कनेक्ट कीजिए तो वो स्टेबली काम करेगा। अगर डेटा पिन और पावर पिन एक साथ हुआ, शॉर्ट सर्किट का रिस्क रहता है। और ये भी रहता है गलत, मतलब जो लोग इलेक्ट्रिशियन पढ़े हैं वो अच्छे से बता पाएंगे कि ऐसा आप क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी नॉर्मल SD कार्ड देख लीजिए, उसमें देखिए कुछ कुछ पैड्स बड़े हैं और मतलब ज़्यादा लंबा है, कुछ कुछ छोटा है। कारण है कि जो पावर पैड्स होगा वो पहले कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो ये मतलब समझिए वही PCI एक्सप्रेस वाला ही वायरिंग है, लेकिन इसको निकाल के डिज़ाइन किया गया कि भैया पावर पैड्स को लंबे कर दो ताकि हॉट स्वैप कर सके। मतलब फचाक फचाक घुसाना निकालना लाइव मदरबोर्ड में, यानी कि जहाँ कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे करने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ये मतलब एक पूरी मतलब फील्ड ऑफ स्टडी है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कैसे आप उसे हॉट स्वैपेबल बनाएं। तो वो जैसे देखिए कि आपके घर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 3 पिन है, तो अर्थिंग सबसे पहले कनेक्शन बनाता है ताकि कोई फॉल्ट हो आप बूम ना हो जाए। तो समझिए वैसे ही इसमें भी काफ़ी नए तरीके से स्टैंडर्ड का एक अम्ब्रेला बनाया जा रहा है। और इसका पूरा फोकस है ताकि सर्वर को SSD हजम करने दिया जाए, जबरदस्ती को हटा लें, अच्छे से हजम कर सकें। तो इसके डिज़ाइन में इन्होंने काफ़ी चीज़ अच्छे से डिज़ाइन किया, जिसमें मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि ये 90 डिग्री कनेक्टर इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर आप इसका देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कैसेट जैसा है, तो हिसाब ये है कि ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप किसी भी मतलब हार्ड डिस्क को देखते हैं जो फ्रंट लोडेड होता है, कि सामने से ऐसे ऐसे करके लोड किया जाता है, तो उसमें होता है एक बैक प्लेट। अब बैक प्लेट है आराम से, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समस्या है कि बैक प्लेट के पीछे क्या है। बैक प्लेट के पीछे है आपका प्रोसेसर, रैम, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, मतलब ये नॉर्थ ब्रिज ही रहेगा, पावर डिलीवरी सिस्टम, ये सब भूंज जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक दीवार बना दिया। हार्ड ड्राइव से उससे हवा आया लेकिन वो बैक प्लेन रोक दिया, तो हिसाब क्या जाता है, बैक प्लेन में छेद करने पड़ते हैं। PCB में छेद करना बहुत महंगा पड़ता है, प्लस PCB का राउटिंग मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि आप चाहते हैं कि हम इस पर पीछे एपिक प्रोसेसर डाल लें, फैन मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम खींचना पड़ेगा उसको, तब जाके वो हवा इधर से उधर कर पाएगा। तो ये शुरू से सोचा गया कि 90 डिग्री कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे ताकि मतलब ये इसके बीच में जितनी जगह है उससे हवा सीधे सीधे आर पार चले जाए। और वो जो कनेक्टर्स है, कनेक्टर ऐसे कैसेट की तरह खड़ा रहेगा और सबके बीच में एक जगह है ताकि हवा सीधे सीधे आए। और मदरबोर्ड यानी कि बैक प्लेन जो डिज़ाइन किया जाएगा वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़बरदस्ती का कोई हॉल नहीं करना है। उसमें ज़बरदस्ती का एयर फ्लो के लिए आपको सोचना ही नहीं है। जितने माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप जो लगाना है लगाइए, उससे बहुत एडवांस फंक्शंस भी खुल जाता है। और ये बस कैसेट की तरह खच 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 लगा दिया उसमें साइड से। ये 90 डिग्री कनेक्टर का इस्तेमाल करने का फ़ायदा हुआ है। तो इसे ये समझिए कि एयर फ्लो जो है पूरा चैसी में इंप्रूव हो जाता है। फैन जो है, जो कि सर्वर में फ़ैन लगते हैं, वो पहला हॉट स्वैपेबल बनाया जाता है कि तुरंत उसको बदला जा सके। दूसरा बहुत महंगा होता है, 10-10 हज़ार रुपये तक आता है, उससे भी महंगा आता है। और बिजली भी बहुत खाता है, मतलब 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट खाता है। तो अगर आप एयर फ्लो सुधार देते कि हवा को रोक नहीं रहे ज़बरदस्ती का, वो सब फ़ैन आप कम स्पीड में चला सकते हैं। उससे फ़ैन की लाइफ बढ़ेगी, बिजली का बिल कम आएगा और नॉइस कम होगा, सबका भला होगा। तो इसीलिए ये 90 डिग्री कनेक्टर मतलब सुनने में लगता है 90 डिग्री कनेक्टर्स का नहीं, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि आप इतने सारे SSD को इतना नज़दीक डाल देते हैं और उसके पीछे जो सर्वर है, मतलब जो एक्चुअल हार्डवेयर, कंप्यूटेशन हार्डवेयर, वो भूंजेगा नहीं। वो बोलेगा हवा आ रहा है मेरे पास, टेंशन मतलब फैन भी आपको कम करेगा। तो ये बहुत अच्छा से समझिए Gen 2 प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली Gen 1 की जितनी गलती से सीख के ही बनाया गया है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्लस इसमें हाइट की 2 कैटेगरी दी गई है, एक है E1 और E3। तो E1 जो है ना, आपको लगेगा ब्लेड जैसा, इसे सब लोग ब्लेड कहते हैं या रूलर कहते हैं, पर बहुत पतला बहुत लंबा। और दूसरा होता है जो आपको ऑलमोस्ट पुराना है U2 जैसा आर्किटेक्चर देगा, वो है E3। अब E3 को ऐसा समझ लीजिए कि वो नॉर्मल आपका 2.5 इंच SSD जैसा है। तो इसका हिसाब बनाया जा रहा है, ये बनाया जाएगा जिनको सर्वर चाहिए ज़्यादा हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड, क्योंकि ये 16x तक जा सकता है। मतलब इसका PCI का लेन है कि वो 16x तक जा सकता है। ये जो थिन वाला ये 8x से आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें बहुत हाई स्पीड चाहिए, तो ऑब्वियसली आप 16x वाला इस्तेमाल करेंगे। जिसमें आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, आप 4x भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाम कम लगेगा। 8x से भी आपका काम हो सकता है, तो वो किया जाएगा। तो ये समझिए 2 मेन फैक्टर है। एक नॉर्मल बाहर से देखने में आपको लगेगा SSD जैसा ही है नॉर्मल वाला, लेकिन वो E3 होगा। और उसे समझिए सर्वर के इंडस्ट्री में बनाया गया, ये U1 है, वो U2 खाएगा। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे कैसेट जैसे डालना चाहते हैं तो U2 आपको लेना पड़ेगा। पतला डालना चाहते हैं, U1 के अंदर डालना चाहते हैं, तो आपको E1 खरीदना होगा। E1 और E3, पता नहीं उसे E2 क्यों नहीं बोलते, नेमिंग कन्वेंशन। और ये तो हो गया सिर्फ आपका हाइट का। तो समझिए 2 मेन कैटेगरी, एक ब्लेड और एक तो बड़का ब्लॉक। बड़का ब्लॉक है को E3 कहते हैं, ब्लेड को कहते हैं E1। और इसके बाद लेंथ जो है, इसमें लेंथ में 2 मेन कैटेगरी है, यानी कि छोटा और लंबा। छोटा लंबा दोनों में, E3 में भी वही छोटा लंबा है और E1 में भी छोटा लंबा है। छोटा लंबा का हिसाब ये बनाया जा रहा है कि हर किसी को नहीं चाहिए, मतलब जैसे
मतलब इंटेल जब इस पे ओरिजिनली काम कर रहा था तो उनका टारगेट था कि भैया मैं 1 यूज सर्वर में 1 पेटाबाइट का कैपेसिटी दे सकूं। 1 पेटाबाइट, वो मतलब रॉ कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, रॉ कैपेसिटी से बहुत कम होता है। मतलब जब आप एक्चुअली उसके लिए ये कर देते कि एक दो एसएसडी फेल होने के लिए ऑब्वियसली आप डिज़ाइन करोगे कि भाई ऐसा नहीं रहेगी कोई एसएसडी कभी फेल ही नहीं होता। आप बनाओगे कि एक एसएसडी या दो एसएसडी फेल हो जाए, लेकिन मतलब जो होता है ना नेम टैग पे तो एटलीस्ट दिखा सके कि 1 पेटाबाइट 1 यू में दे पा रहे हैं। तो वो उनका टारगेट पॉइंट था। तो वो अगर आप कोशिश करते हैं कि छोटे वाले में कर सके, नहीं अटेगा ही नहीं, उतना छोटा फ्लैश चिप अभी नहीं बनता है। तो हिसाब है कि जिनको लंबा कैपेसिटी चाहिए वो लंबा स्टिक इस्तेमाल करें, जिनको नॉर्मल से काम चल जाएगा भैया मेरे को 500 GB या 2 टेराबाइट 10 टेराबाइट 20 टेराबाइट 200 टेराबाइट से काम चल जाता है, वो शॉर्ट से ले ले, काम बचेगा। तो यही समझ के बनाया गया, और सेम दोनों में है कि पतला और लंबा, पतला लंबा पतला लंबा। और फिर इनके थिकनेस भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया कि भैया ई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है E1 E3 समझ में आता है, एक मतलब E3 को समझ लिए 3.5 इंच, E1 को समझ लिए 2.5 इंच, चलो ठीक है, हार्ड डिस्क में भी ऐसा ही था। फिर इसका लंबाई चलो वो भी ठीक है, पतला ये मतलब समझिए छोटा नाटा और लंबा, नाटा लंबा, चलो वो भी ठीक है। अब इसका जो मोटा का भी बहुत सारा लिमिट्स है कि उसमें आप 12 वाट का सेटिंग डाल सकते हैं, 16 वाट का सेटिंग डाल सकते हैं, 20 वाट का मतलब जगह मतलब एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच में गैप जो है, और 20 वाट जा सकते हैं, 25 वाट जा सकते हैं, और इसमें भी मतलब कुछ कुछ केसेस में 75 वाट तक जा सकते हैं। थर्मल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इंटरप्राइज इक्विपमेंट है, ये सब इक्विपमेंट 100% लोड पे चलता है, तो भूंज के गर्म होता है। तो इसी के हिसाब से डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी डिज़ाइन की गई है कि मान लीजिए आपका ये मतलब ऐसा है पिक्चर सर्वर है, सिर्फ पिक्चर को इधर उधर कर रहा है, तो उसको उतना एसएसडी को लोड नहीं रहेगा, आप आराम से पतला वाला ले लीजिए, 12 वाट वाला ही थर्मल सिस्टम ले लीजिए। लेकिन आप उससे रखें जिसमें इमेज रिकग्निशन चल रहा है, जिसमें आप मतलब समझिए एआई लर्निंग कर रहा है, तो भैया 25 वाला लोड, क्योंकि आप एसएसडी को वो भूंज देगा। तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे कि कितना स्लॉट का गैपिंग कितना होगा, स्लॉट के गैपिंग के हिसाब से बता दिया जाएगा भैया ये देखिए 20 वाट वाला ही है। जनरली ये सब आप देखेंगे 20 वाट वाली रेटिंग वाली है, 25 वाट वाला बहुत बड़ी जगह खाएगा, लेकिन हाँ जहाँ आपको ज़रूरत है तो आप खर्च करोगे। तो ये समझिए डिज़ाइन में इन्होंने 90 डिग्री कनेक्टर इस्तेमाल किया ताकि बोर्ड बनाना आसान हो जाए और एयर फ्लो रोक ब्लॉक नहीं हो। हाइट में इन्होंने 2 कैटेगरीज रखा है, एक पतला जो कि 1 यू में फिट होगा, दूसरा एक मोटा जो 2 यू 2 सर्वर रैक यूनिट खाएगा। और इनके मतलब कितनी गहराई है वो भी लंबा नाटा है, लंबा नाटा के हिसाब से, और उसके साथ मोटाई जो है वो डिपेंड करता है कितना थर्मल लोड लेना चाहते हैं। तो ये हुआ डिज़ाइन, मतलब खूब सारे वेरिएशन अंदर एक्चुअली। अब फिर बात करते हैं ये मल्टी यूज़ के तौर पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया ये हो गया आपका नॉर्मल 20 वाट, ये हो जाएगा 25 वाट, ये हो जाएगा मतलब सबसे बड़ा वाला 30 वाट तक चला जाता है। तो वही समझिए कि आपका एसएसडी कितना थर्मल लोड ले रहा है वो आप पे है। आप मान लीजिए उसको एक ही एसएसडी आप तीनों केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका एसएसडी किस तरह का न्यूरल नेटवर्क में यूज़ हो रहा है, आपका भाई उतना लोड नहीं पड़ रहा है, हल्के वाले में निपटा दो, नहीं भाई बहुत लोड पड़ रहा है उसमें डाल दो। तो हिसाब ये बन रहा है कि अगर आप PCI एक्सप्रेस का स्पीड देखेंगे वो अब DDR से आगे चला गया है, यानी कि DDR5 जो कि सर्वर में अभी इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग तो DDR4 तक ही खरीद सकते हैं, DDR5 इंटरप्राइज में आ चुका है। ये हमेशा होता है, जनरली इंटरप्राइज से एक जनरेशन आगे चलता है। तो समझिए जब हम लोग DDR3 के लिए वाओ DDR3 कर रहे थे, सर्वर और इंटरप्राइज जो है DDR4 पहुंच चुका था, तो वो हमेशा वैसे ही होता है, एक जनरेशन आगे चलता है। तो DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज पे अगर चले तो वो आपको 38 Gbps का डेटा थ्रूपुट देता है। लेकिन वहीं PCI एक्सप्रेस का 5 का 16x देते हैं, वो 36 Gbps थ्रूपुट देता है, यानी ऑलमोस्ट छू दे रहा है वो आपका ये मतलब रैम का स्पीड। आप समझ लिए, आप इसका क्या मतलब है, इसका मतलब था कि आपको रैम बाईपास कर सकते हैं। अगर आपका डिज़ाइन अच्छे से अलाउ करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलाउ करता है वैसा, तो आप रैम बाईपास कर सकते हैं, आपको रैम का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा रैम रख सकते हो जिसको आप कैश मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल करो, लेकिन स्पीड का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत जगह पे रैम आपका बॉटल नेक बन जाता है। इसीलिए आप देखें ना कि रैम में बफर्ड मेमोरी क्यों करते हैं, 5-5 टेराबाइट का रैम का क्या जरूरत है। मतलब डेटा अगर आप प्रोसेस कर वो सर्वर में है, सर्वर में हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो आपको रैम क्यों चाहिए उतना ज़्यादा। प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं, प्रोग्राम नहीं खाता है वो, सीपीयू को फीड करने के लिए पहले रैम में भरा जाता है, फिर रैम से सीपीयू को फीड किया जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क स्लो होते हैं। अब वो रैम को भरने की ज़रूरत ही नहीं है, रैम तो बस इतना से प्रोसेसिंग मेमोरी रख सकता है थोड़ा सा। तो मैं आराम से देख सकता हूँ उल्टा होने लगे। अभी के टाइम में देखिए ना, रैम आधा TB 1 TB 2 TB, उल्टा भी हो सकता है आने वाले टाइम में कि अरे भैया 200 GB में काम कर लो, तो सस्ता सा कोई स्टिक खरीद लो। क्यों, आपका मेन जो मतलब मेन बैकबोन है जहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा है वही इतना फास्ट है कि सीपीयू वाला भैया रैम कम क्या करे। और PCI एक्सप्रेस डायरेक्ट सीपीयू से बात करता है, तो ऐसा भी नहीं कोई ब्रिज से जा रहा है जो कि सेटा और सैस में होता है। तो वही समझिए। और इंटेल का जो टारगेट था कि 1 यू यानी इस तरह के यूनिट में वो 1 पेटाबाइट अचीव कर सकें, वो इन्होंने कर लिया।
वो इन्होंने 2019 में ही कर लिया था। और हाई थर्मल हेडरूम जो इन्होंने डिज़ाइन किया है कि आप इसकी कितनी गर्मी इससे निकल सकता है, ये बहुत सोच समझ के चलना, क्योंकि समझिए कि जो SSD शुरू में आया था, हम लोग उसको कोई सोचता नहीं था कि हीट गर्म भी होगा, लेकिन जैसे ही SSD NVMe में आया थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ने लगा, फिर उसके कंट्रोलर्स अपग्रेड हुए, फिर PCI वो 2 से PCI 3.0 आया, 3.0 से 4 आया, 4 छूते ही भूंजने लग गया। तो वही समझिए ये सोच समझ के बनाया जा रहा है कि शुरू से ही कि पहला एक तो एयर फ्लो ऐसा रखो कि ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ताकि ये सब फैन जो पीछे फैन है वो दम ना घुटने लगे उनका, वो फैन कम स्पीड पे चिल मारे। तो ये सब सोच के बनाया गया है इसको कि लॉन्ग टर्म में आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और ये जब है क्या, एक्चुअली आपके पास है क्या, एक चीज़ है जो गर्म होना बर्दाश्त कर सकता है, और PCI एक्सप्रेस है, उसमें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर वो गर्मी बदल, जैसे कि आप नेटवर्क कार्ड देखते हैं, तो आम लोग के घर में जो नेटवर्क कार्ड होगा 1 GBps वाला होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा ही रहता है। वहीं पे आप 10 GBps वाला कार्ड लेते हैं, भाई भूंजने लगता है। तो वो सब भी आप आगे से लगा सकते हैं। तो काफ़ी केसेस में आगे से लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और वो कुछ भी और आप इस्तेमाल करें, जैसे मेमोरी एक्सेलेटर, यानी कि काफ़ी कंपनी से कोशिश की जा रही है कि जैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, उसके लिए अलग मेमोरी मॉड्यूल लगता है, तो वो मेमोरी मॉड्यूल यहीं पे लगा दीजिए, अलग से इसको मदरबोर्ड में करने की जरूरत नहीं, यहीं पे लगा दीजिए। और अगर ये खराब होता है तो आप आराम से इसे हॉट स्वैप कर सकते हैं, पूरा सर्वर नहीं निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर्वर के इंडस्ट्री में एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम का बहुत कीमत रहता है, यानी कि आपका सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन होगा आपका बिल भाग जाएगा। तो डाउन नहीं होने से, अगर आप कहते हो ना कि ये सर्वर 10 गुना महंगा है ऐसे सिस्टम से जहाँ मेरे को खोल के करना पड़ेगा, लोग बोले भैया शांति से ये तो, क्योंकि ऑन टाइम हमेशा अच्छा रहना चाहिए। हाँ भैया, एक हार्ड डिस्क लेंगे काम चल जाएगा, और इंटरप्राइज से भरोसेमंद रहता है, प्लस रिकवरेबल भी रहता है कि मान लीजिए कुछ डैमेज हो जाए तो भी डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन वो रिस्क कभी नहीं लेंगे, दो रहना चाहिए। तो वैसे ही समझिए ऑन टाइम के लिए फ्रंट स्वैपेबल इक्विपमेंट्स बहुत प्रेफर्ड रहते हैं। मेमोरी एक्सेलेरेटर का सकता है जो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन संभाल ले या इंक्रिप्शन संभाल ले। फिर फ्रंट साइडेड नेटवर्किंग, जहाँ पे आपका डायरेक्ट फ्रंट, क्योंकि ये समझिए डायरेक्टली कनेक्टेड है 8x से, मतलब स्लिम वाला भी, E1 वाला भी, मतलब 8x PCI 4.0 या PCI 5.0 से कनेक्टेड है, तो यानी कि बम बम स्पीड है, यानी कि आप फाइबर ऑप्टिक डाल सकते हैं। और बहुत सारे और यूजर्स के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। बाद में आपको जो बनाना बनेंगे, जैसे PCI एक्सप्रेस शुरू में आता था तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए थोड़े डाला जाता था, नेटवर्क के लिए डाला जाता था, फिर वो अच्छा ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, और फिर हुआ कि यार उसमें कैप्चर कार्ड भी डाल सकते हैं। तो वैसे समझिए यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि ये PCI है, ऐसा नहीं है साटा और SAS जैसा लॉक नहीं है, PCI एक्सप्रेस है, आपको जो डालना है डालिए। आप इसमें न्यूरल नेटवर्क का कोई प्रोसेसिंग कोर आ जाता है, वो भी लगा दीजिए, वो आप पे है। मल्टीपल यूज है, ये बात जरूर समझिए कि मेमोरी से बनाया जरूर गया है, लेकिन सोच समझ के बनाया गया कि कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सके। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य में ये समझिए कि ये स्टैंडर्ड, जो लोग अभी सर्वर वर्वर नेटवर्किंग में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा चांसेस है कि अगर वो अभी हैं, मान लीजिए कॉलेज वॉलेज में है, तो 1-2 साल के अंदर वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ ये सब दिखने लगेगा उनको। और सेटा और साइस को अब फाइनली रिटायर किया जा सकता है। और इसका हिसाब ये समझिए कि PCI एक्सप्रेस जो है, उसमें एक समस्या हो गई। PCI एक्सप्रेस एक अथॉरिटी है, थोड़ा सा तिकड़म वाला चीज़ है। तो PCI एक्सप्रेस 5.0, मैं बता ना, ये आपका जो एंटरप्राइज है वो हमेशा एक जनरेशन आगे चलता है, तो वो एक नया जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं, कंप्यूटर एक्सप्रेस लिंक, यानी PCI के जगह पे CXL। आपको बार बार ये इंटरप्राइज के बारे में सर्च कीजिएगा तो CXL मेमोरी है, भैया ये क्या है, तो CXL वही होता है, कंप्यूटर एक्सप्रेस लिंक, मतलब नया टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि PCI 5.0 के ऊपर बना है। PCI 5.0 जो है उसी के समझिए ऊपर, मतलब ये ओपन सोर्स है, लेकिन बहुत सारी कंपनी इसमें मतलब सपोर्ट करी, ओपन सोर्स है, इस्तेमाल करता है। तो वही समझिए, इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जितना इस पर रिसर्च किया, कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आप नहीं सोचते हो कि अरे भैया हवा जाएगा कैसे। आप बड़े बड़े फैन देखते हो जो ऑलमोस्ट वैक्यूम खींच सकता है, तो चलो ठंडा रहेगा, नहीं, वो फैन जलने लगेगा। तो अगर आप ऐसा कर देते हो कि भैया कनेक्टर ऐसा रहे कि जो एयर फ्लो ब्लॉक नहीं करे, हवा आने लगता है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि ये भी एक इशू है कि भैया यहाँ से आपका हवा ब्लॉक हो जा रहा है, वो बहुत अच्छा मतलब डिज़ाइन लगा। तो बहुत, लेकिन साइड इफेक्ट है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है कि भैया E1 है कि E3 है, फिर उसके अंदर भी लॉन्ग है या शॉर्ट है, और फिर वहाँ तक अभी ठीक है, वहाँ तक आप अभी तक सिर्फ 4 यूनिट्स बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे थिकनेस वाला है कि भैया कितना थर्मल कैपेसिटी है, तब परेशान हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कुछ भी मैं आने वाले टाइम में देख सकता हूँ। सैमसंग शायद मेमोरी बनाए, इंटेल बोले भाई मैं कंप्यूट चिप बना देता हूँ इस पर, कोई और कंपनी कुछ और कर दे, कोई बोले भैया मैं यही नेटवर्किंग डाल देता हूँ आपका। बहुत चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये इंटरफेस जो है CXL बहुत बम बम है, समझ लीजिए PCI 5.0 के ऊपर बनाया गया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में सर्वर इंडस्ट्री को बदल देगा, और ये तेजी बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब मैंने 2019 में देखा पहली बार कि इस पर काम चल रहा है, देखते देखते अब तो कंपनीज यूज़ कर रही है, फेसबुक ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इस्तेमाल करने आ गया है, और 2-3 कंपनी और भी कूद रही है। तो समझ लीजिए ये मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएगा।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन भगवान जाने इस नाम के बारे में। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।